अच्छा, तो हमारा अब नया टॉपिक है बैंक कर्व्स, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है देखते हैं। आपने कभी अगर गाड़ी में ट्रैवल करा हो और आपको पता हो कि जब कोई कभी कभार ऐसा होता है हमारे पास एक कर्व पाथ आता है, ठीक है, यानी कि आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो और एक रास्ता आता है वो ऐसे होता है, बेंड होता है, कर्व होता है। तो उस सूरत में जब गाड़ी हमारी थोड़ा मतलब जब इस पाथ पे से मूव करती जाती है तो आपको फील होता है, गाड़ी में बैठे हुए तो आप होते हैं, आपको फील होता है कि आपको एक फ़ोर्स है जो आपको बाहर धकेलने की कोशिश करती है। मतलब आप थोड़ा सा टिल्ट हो जाते होंगे, टेढ़े हो जाते होंगे। मतलब आप कार में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये बैंक कर्व्स का कॉन्सेप्ट के लिए बता रही हूँ, ठीक है। आपको देखा होगा कोई ना कोई पाथ ऐसा होता है जो बिल्कुल कर्व टाइप सा होता है ना, ठीक है। कर्व पाथ तो कभी देखा होगा। आप उस सूरत में गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये आपकी कार है फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। आप इसमें बैठे हुए हैं, आपको फ़ील होता होगा आपको एक फ़ोर्स है जो बाहर की तरफ धकेलती है और आप थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं, होते होंगे। मैंने भी एक्सपीरियंस किया, आपने भी किया होगा, अगर नहीं किया तो करके देखिएगा, ठीक है। तो वो जो फ़ोर्स आपको बाहर की तरफ खींचती है ना, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड अभी मैंने बताया वो mv²/r, वो सिंपल किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फ़ोर्स के। अच्छा, तो ज़ाहिर है जब आप बाहर की तरफ थोड़ा सा होते हैं, मतलब एक खिंचाव फील करते हैं, तो जो गाड़ी के टायर्स हैं ना, गाड़ी के टायर्स भी कोशिश करते हैं कि वो बाहर निकलें, लेकिन वो क्यों नहीं निकलते, वो एक ही सिम्त में क्यों रहते हुए ट्रैवल हो जाते हैं। इस वजह से क्योंकि बीच में एक और फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे जो एक्ट कर, सॉरी यहाँ पे क्यों नहीं होती है, टायर्स जो है वो बाहर क्यों नहीं निकल के चले जाते, वो इस वजह से नहीं जाते क्योंकि जो हमारे टायर्स और रोड होती है ना, टायर और रोड के दरमियान में एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो उसको अंदर की तरफ खींच के रखती है गाड़ी को। भाई आप टिल्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो इसी सूरत में जो हमारी गाड़ी के पहिए उनको तो निकल के फिर बाहर चले जाना चाहिए, वो क्यों नहीं जाते इस फोर्स की मदद से बाहर, वो इस वजह से नहीं जाते कि हमारे टायर होते थे गाड़ी के पहिए, और जो रोड होती है ना, ऐसी वाली रोड, ऐसी वाली क्या, रोड ही जो होती है सिंपल, इसके ऊपर गाड़ी चलती है, उन दोनों के दरमियान, टायर और रोड के दरमियान ना एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो सेंटर की तरफ डायरेक्ट होती है। और जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, वो बराबर होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कौन होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी, जो कि है mv²/r, ठीक है। अभी ये mv²/r, mv²/r कैसे है मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया है अच्छे से, ठीक है। तो ये बात समझने के लिए आपको पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, कि कैसे मैग्नीट्यूड बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स किसने प्रोवाइड की, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, वो फोर्स होती है जो मोशन को अपोज करती है। आई होप से 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे मैट्रिक में, ये वाला कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स किसने प्रोवाइड की, सेंट्रीपिटल फोर्स ने, जिसकी वजह से ये दायरा में ये गाड़ी के पहिए वगैरह सब बाहर निकल के नहीं चलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ठीक है। अब जब मेरी गाड़ी इस पाथ के ऊपर आती है तो थोड़ा सा ना बेंट होती है, यानी कि थोड़ा सा टिल्ट होती है, वो नज़र नहीं आता लेकिन वो हल्का सा थोड़ा सा होता है। अब वो अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, वो समहाउ कुछ ऐसे हो रहा होता है, यानी कि इंक्लाइंड हो जाती है, एक तरीके से थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है इस पाथ के ऊपर। जब कर्व पाथ के ऊपर आती है ना, देखो जब ऐसे मूव कर रही होती है तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है कार, वैसे दिखता नहीं है क्योंकि बहुत छोटा सा होता है ये इफ़ेक्ट, ठीक है। तो वो अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ तो समहाउ ऐसे हो रहा होता है, एंगल इंक्लाइंड हो रहा होता है डाउनवर्ड, मतलब एक एंगल बना रही होती जब भी वो ऐसे मूव करती हुई जा रही होती कर्व पाथ में, बिल्कुल, ठीक है। तो मान लो ये मेरी कार है, ठीक है। अब इसको बता रही हूँ कि मैं बैंक कर्व्स में जो कार है वो कैसे है, ठीक है। यहाँ पे फर्ज कर लो मेरी कार है, मैंने इसको अब बिल्कुल जो ऐसे हुआ है ना, टिल्ट हुआ है, इसको मैं यहाँ करके बता रही हूँ, बिल्कुल, ठीक है। फर्ज कर लो मेरी कार है, ठीक है। इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है वेट मेरे पास, जो कि बराबर है mg के, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और ये वेट के बिल्कुल बैलेंस नहीं कर रही है वेट को, ये थोड़ा सा अलग है वेट से, ठीक है, यहाँ पे आगे है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो जो अब अगर मैं यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स बनाऊँ, नॉर्मल के कंपोनेंट्स ब्रेक करूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी एंगल वही बनेगा थीटा, जो यहाँ पे वही एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने भी क्या बताया, जो बाहर की तरफ खींचने वाली फोर्स थी वो कौन सी थी मेरे पास, वो थी सिंपल मेरे पास वो थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको मैंने बोला था mv²/r, ठीक है। अच्छा, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करो नॉर्मल के, तो ये क्या हो जाएगा मेरा n cos थीटा हो जाएगा। वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, जैसे हमने वेक्टर भी पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन वो मैं आगे चल के पढ़ाऊँगी तो वो इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। ये वाला मेरे पास n sin थीटा हो गया, n cos थीटा हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे
यहाँ पे मेरा वेट एक्ट कर रहा है सिंपल, जो कि mg के बराबर है। और ये जो थीटा है मेरे पास, ये थीटा है क्या, ये बैंकिंग एंगल है, बैंकिंग एंगल, ठीक है। जब बॉडी मेरी यानी कि मेरी जो कार है जब मूव कर रही है कर्व पाथ के ऊपर से, तो एक एंगल भी तो बना रही है ना कर्व होते हुए, वो आपको बाहर नज़र नहीं आ रहा होता। तो वो जो एंगल होगा मेरे पास उसको मैं कहती हूँ बैंकिंग एंगल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बैंक कर्व्स में एक थीटा के लिए फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, जो भी फोर्सेस हैं ये कार के ऊपर लगने वाली टोटल फोर्सेस हैं, फोर्सेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को बैलेंस आउट करेंगी, ठीक है। यहाँ पे n cos थीटा वाला जो फैक्टर है, ये जो n cos थीटा वाला फैक्टर है किसके बराबर हो रहा है, ये w के बराबर है। देखिए मैं इसको यहाँ थोड़ा सा और क्लियर करके बना दूँ, ठीक है, ताकि और सही से नज़र आए, ठीक है। ये मेरा वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, mg के इक्वल है ये मेरे पास नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स ये नहीं है कि वेट के ऊपर ये बिल्कुल वेट को बैलेंस कर रही है, नहीं, थोड़ा सा इससे हटके है। नॉर्मल का जो ये कंपोनेंट है ना, ये वाला n cos थीटा, ये बैलेंस कर रहा है वेट को, ठीक है। ये रहा थीटा, अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया हो तो इसको ज़रा देख लीजिएगा, लेकिन ये है ऐसे, ये रहा थीटा। और यहाँ पे मेरे पास है n sin थीटा, ठीक है। तो जो n cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो बैलेंस आउट कर रहा है वेट वाले फैक्टर को, ठीक है। n cos थीटा मैंने लिख दिया बराबर है w के, यानी कि वेट के। n cos थीटा वाला फैक्टर यानी कि नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स जो है वेट के अपोजिट, वेट को बैलेंस आउट कर रही होती है। मैंने नॉर्मल फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। n cos थीटा बराबर है वेट के, और mg किसके इक्वल होता है, मतलब वेट किसके इक्वल होता है, mg के। mg बराबर आ गया मेरे पास n cos थीटा, ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। अच्छा, ये जो है ये वो फैक्टर है मेरे पास जिसकी वजह से कार मेरी ट्रैक के ऊपर है, ट्रैक से निकल के नहीं बाहर जा रही है। ये वो फैक्टर आया है मेरे पास जिस वजह से ये मेरे पास, क्योंकि n cos थीटा वाला जो फैक्टर है उसने कार के वेट को बैलेंस आउट करा हुआ है, इस वजह से कार इस वजह से ट्रैक के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो n sin थीटा वाला फैक्टर है उसको किसने बैलेंस आउट करा हुआ है, mv²/r ने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने बैलेंस आउट करा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल, मेरा जो n sin थीटा वाला कंपोनेंट है उसको किसने बैलेंस आउट करा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने, mv²/r जिसको मैंने बोला है। तो सिंपल मैंने लिखा mv²/r इज इक्वल्स टू n sin थीटा, और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा, ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से कार मेरी मूव कर पा रही है ट्रैक के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से मेरी कार जो है मूव कर पा रही है, ठीक है, क्योंकि n sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है नॉर्मल का साइन कंपोनेंट, उसने बैलेंस कर लिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, जो फोर्स उसको बाहर खींच रही थी, ठीक है। इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया, इसी वजह से मेरी कार ट्रैक के ऊपर मूव कर पा रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सिंपल डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 लिख दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, सिंपल मैथ है, ठीक है। mv²/r डिवाइडेड बाय mg, n से n कैंसिल हो जाएगा नॉर्मल, और ये जो साइन और कॉस का फैक्टर है ये किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। m से m कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिंपल क्या बच गया, v²/rg। अच्छा, थीटा के लिए अरेंज कर लें, थीटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ v²/rg, ठीक है। ये मेरे पास एंगल आ गया है, ये वाला क्या है, बैंकिंग एंगल। ये मेरे पास फार्मूला ड्राइव हो चुका है। और यहाँ पे जो r है वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल बोल दो, जो भी कह दो, पाथ सर्कुलर होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। और मेरे पास जो ये है वेलोसिटी है, वेलोसिटी जिससे कार टर्न हो रही है, क्योंकि कर्व पाथ है ना, ठीक है, कर्व पाथ है, तो ये वो वेलोसिटी जिससे कार टर्न हो रही है। और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ आती है। अगर मैं यहाँ पे इस फार्मूला को वेलोसिटी के लिए अरेंज करूँ, यानी कि v² मेरे पास बराबर आ जाएगा टेंजेंट थीटा rg, v के लिए अरेंज कर लें तो मेरे पास आ गया rg टेंजेंट थीटा। ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ मेरी कार टर्न हो रही है, ठीक है। आई होप सो ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और अच्छा, एक बात मैं आखिर में बिल्कुल बता दी, चलो मैं स्टार्ट में बताना भूल गई, ये जो पूरा हमने एज्यूम करा हुआ था ये बैंक्ड कर्व्स वाला, ये हमने तब किया था जब हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स मेरे पास 0 थी। वैसे रियल लाइफ में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है, ज़ाहिर है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो ज़मीन और उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के दरम्यान फ्रिक्शनल फोर्स होती है, लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम करते हुए चल रहे थे कि फ्रिक्शनल फोर्स 0 थी, ठीक है। आई होप सो ये वाला टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, सही है। तो इंशाल्लाह हम बाकी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे।